हमारे पूर्वजों को नमन करते हुए और इस आदिवासी परिवार की जो विचारधारा को लेके चलने वाले जो साथी थे हमारे, आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनको भी नमन जोहार। और देश के मूल मालिकों को मेरे ही तरफ से आप सभी को खूब खूब जोहार। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस जो मनाया जा रहा है, आप सभी को पता ही है 9 अगस्त 1994 के दिन यूएनए के अंदर पूरे वर्ल्ड के 193 देशों से जो ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव जो लोग थे प्रत्येक देशों के, उन लोगों ने मिलकर के एक जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन के अंदर जो मुद्दा था, क्योंकि जो कार्यक्रम मना रहे हैं तो ये पूरे विश्व के अंदर क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस पूरे विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या थी। आप लोग कई सारे जो पढ़े लिखे भाई है, पढ़ते हो आप, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस प्रकार की जो विश्व के अंदर समस्या उत्पन्न हो रही है, जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, पिघलने से समुद्र के किनारे पे जो बड़े बड़े जो सिटियां बसी हुई है, उनका जलस्तर कहीं कहीं वो जलमग्न हो रहे हैं। तो उस सम्मेलन के अंदर प्रकृति को बचाने की, जल जंगल जमीन की बचाने की बात रखी गई थी। तो उसके बाद में हमारे देश के अंदर हम देखते हैं कि कई सारे राज्यों के अंदर जो स्टेट की सरकारें हैं, उन्होंने आज के दिन जो अवकाश की घोषणा करी है, तो आदिवासियों के लिए त्योहार का जो महत्व है वो आदिवासी को द्वारा जो जल जंगल और जमीन, हम प्रकृति को बचाने की बात करते हैं। तो साथियों, ये प्रकृति यदि इसी प्रकार से तापमान बढ़ता गया, आज मैंने भी जो मेरी उम्र हुई है, मेरी 30 साल की 32 साल की उम्र के अंदर मैंने पहली बार इस साल जो गर्मी पड़ी, आप सभी लोगों को पता है। और आप गांव में रहने वाला का लाइटें काट देते हैं, सिटी वाले लोगों को लाइट मिलती और गांव वालों को लाइट नहीं मिलती, लेकिन आप आदिवासी हो, आप बगैर लाइट भी रह सको, क्योंकि जो समस्या उत्पन्न हुई है, ये तापमान बढ़ रहा है। और उसके बाद में हमने देखा जिसे ही बारिश आई तो जो लोग प्रकृति को बचाने की बात करते हैं, प्रकृति को बचाने की दुआएं देते हैं, वो लोग एक छोटा छोटा पौधा लेके, गमला लेके घर में लगा रहे हैं। क्या इससे प्रकृति बचेगी? क्या नहीं बचने वाली है। तो मैं जो बात करूंगा, आपको थोड़ा समय का भी अभाव है, मैं 2 मिनट के अंदर अपनी बात करूंगा। जो ये झंडे लगे हुए हैं, जीतू भाई ने मेरे से पूर्व वक्ता उन्होंने बता दिया था, एक आगे जो झंडा है भील प्रदेश का, हम भील प्रदेश की जो मांग कर रहे हैं अलग स्टेट की, ये मांग कई 2-4 वर्षों की मांग नहीं है। ये 1913 के अंदर जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, उस टाइम गुरु गोविंद के नेतृत्व में मानगढ़ पर इसी प्रकार हजारों की लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे, और वो आदिवासी ही नहीं थे, इस एरिया के अंदर रहने वाले जितने भी अंदर कम्युनिटी के लोग हैं वो सब एकत्रित हुए थे वहां पर। और उस टाइम भारत की आजादी से पहले अंग्रेजों द्वारा उस आंदोलन को कुचला गया। वो आंदोलन था इस भील, अलग एक पृथक भील राज्य की मांग को लेकर था। तो हम लोग, ये हमारी जो मांग है भील प्रदेश की, वो आज से नहीं चली आ रही है, 113 सालों से चली आ रही है। और हम जब इस भील प्रदेश की मांग की, जो आज वर्तमान में इस पूरे देश के अंदर भील प्रदेश की जो मांग चली आ रही है, क्योंकि किसी राज्य का गठन होता है, आप लोग आर्टिकल 3 पढ़ते हो पॉलिटिकल के अंदर, आर्टिकल 3 के अंदर लिखा हुआ है किसी भी राज्य का गठन होता है तो भाषा सांस्कृतिक के आधार पर होता है। तो हम जो मांग कर रहे हैं भील प्रदेश किसी एक विशेष जाति के ऊपर नहीं है। आप जितने भी लोग रह रहे हो इस क्षेत्र के अंदर, आज मैं आदिवासी हूँ तो मैं अटकरी जो भाषा बोलूँ वो पहली भाषा है। ये भाई साहब खड़े, एक ब्राह्मण है, एक कोई जैन है और अदर कास्ट के हैं, हम बोलते हैं उसी लैंग्वेज को वो बोलते हैं। अपने यहाँ के लोग बोलते हैं वागड़ी, वागड़ी यहाँ की लैंग्वेज नहीं है, यहाँ की मदर जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज है भीली भाषा। और किसी भी राज्य का गठन होता है वो राज्य भाषाओं के आधार पर बनते हैं।
आप देख सकते हो अपना पड़ोसी राज्य गुजरात बना, गुजराती लैंग्वेज के आधार पर बना, पंजाब बना, पंजाबी के आधार पर बना, राजस्थान बना, राजस्थानी भाषा के आधार पर बना, तमिलनाडु बना, तमिल लैंग्वेज के आधार पर बना। उसी प्रकार और ऐसा नहीं है कि ये जो बिल बंदोबस्त की मांग हो रही है वो सिर्फ हमने 4-5 जिलों में हो रही है। जो हमारा ये सीमावर्ती एरिया है गुजरात का, महाराष्ट्र का और एमपी का और राजस्थान का, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर आप महाराष्ट्र के जो थाने और धुले जो जिला लगता है वहां के आदिवासियों की जो 15 जुलाई को ज्ञापन देते हैं भील प्रदेश का, तो सिर्फ आदिवासी लोग जाते हैं। क्या राज्य बनेगा तो क्या आर्थिक रूप से जो विकास होना चाहिए क्या आदिवासी अकेलों का होगा? क्या सभी का होगा? और जहां जहां आप लोग कहीं कहीं पढ़ते हो, इस भारत के अंदर रिकॉर्ड है कि जहां जहां पर आदिवासी रहा है वहां पर खनिज संपदा है। आप झारखंड देख लो, आप छत्तीसगढ़ देख लो, आप राजस्थान देख लो। जो राजस्थान के अंदर जो अरावली पर्वत की श्रृंखला है, इस अरावली पर्वतमाला के नीचे जो अपनी जो माइंस है, जावर माइंस, यहाँ पर भी आदिवासी रहता है। और अभी वर्तमान में बांसवाड़ा के अंदर एक जगपुरा करके एरिया है, डगोचा वाला जो बाबराना से आगे का एरिया है, इस पे पूरी गोल्ड माइन मिली है। तो जहां जहां आदिवासी रहता है वहां पर इस प्रकार के भंडार क्यों मिले, ये हमें सोचने का एक बहुत बड़ा विषय है। तो साथियों, जो इस कार्यक्रम में दूसरे समाज से भी आए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि ये मुद्दा अकेला आदिवासियों का नहीं है। भील प्रदेश बनता है, अलग अलग राज्य बनता है, तो यहाँ का जो खनिज संपदा में हमारा जो शेयर होल्डर होना चाहिए 25% हमारे क्षेत्र के विकास में लगेगा। तो राजस्थान जुलाई को ज्ञापन देते हैं भील प्रदेश का, तो सिर्फ आदिवासी लोग जाते हैं। क्या राज्य बनेगा तो क्या आर्थिक रूप से जो विकास होना चाहिए क्या आदिवासी अकेलों का होगा? क्या सभी का होगा? और जहां जहां आप लोग कहीं कहीं पढ़ते हो, इस भारत के अंदर रिकॉर्ड है कि जहां जहां पर आदिवासी रहा है वहां पर खनिज संपदा है। आप झारखंड देख लो, आप छत्तीसगढ़ देख लो, आप राजस्थान देख लो। जो राजस्थान के अंदर जो अरावली पर्वत की श्रृंखला है, इस अरावली पर्वतमाला के नीचे जो अपनी जो माइंस है, जावर माइंस, यहाँ पर भी आदिवासी रहता है। और अभी वर्तमान में बांसवाड़ा के अंदर एक जगपुरा करके एरिया है, डगोचा वाला जो बाबराना से आगे का एरिया है, इस पे पूरी गोल्ड माइन मिली है। तो जहां जहां आदिवासी रहता है वहां पर इस प्रकार के भंडार क्यों मिले, ये हमें सोचने का एक बहुत बड़ा विषय है। तो साथियों, जो इस कार्यक्रम में दूसरे समाज से भी आए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि ये मुद्दा अकेला आदिवासियों का नहीं है। भील प्रदेश बनता है, अलग अलग राज्य बनता है, तो यहाँ का जो खनिज संपदा में हमारा जो शेयर होल्डर होना चाहिए 25% हमारे क्षेत्र के विकास में लगेगा। तो राजस्थान